तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है 7, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अप्लाई किस पर होता है? ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अंदर क्या क्या बातें हमने अभी तक पढ़ ली? नंबर 1, हमने इसके अंदर आपको बताया कि भाई इसका मीनिंग क्या है ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको क्या मीनिंग पूछा जा सकता है? ये एमसीक्यू के लिए थ्योरी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के अंदर ये पूछे जा सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है, क्यों आया, कैसे आया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन of assets or group of assets which are interrelated in terms of design etc. क्या इसमें सर्विसेज जुड़ी हुई हैं? इट इंक्लूड्स सर्विसेज, लेकिन ये कौन सी सर्विसेज हैं? सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। जैसे कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? जैसे हो सकता है इंटीरियर्स, डेकोरेटर, या कौन हो सकते हैं? डिस्ट्रक्शन सर्विसेज। डिस्ट्रक्शन सर्विसेज का मतलब है भाई कोई किसी का काम सिर्फ मकान तोड़ने का है, वो कह रहा है जी मैं मकान तोड़ने का है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो जो कंस्ट्रक्शन के संबंध में एक्टिविटीज होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। इसमें आर्किटेक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा ये एक उसका मीनिंग है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड का? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें वो क्या मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स में जाते हैं, वो मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स में स्प्रेड होते हैं जनरली। जनरली मतलब अक्सर। देयरफॉर एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम ऑफ मैचिंग, कि हम कैसे मैचिंग करें, किस साल के साथ किसको मैच करें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? फिर इसके लिए जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट है उसे स्प्रेड करते हैं टू वेरियस ईयर्स। हम उसको स्प्रेड करते हैं। ये स्टैंडर्ड उसी को स्प्रेड करने का तरीका बताता है। क्या इससे करेक्ट मैचिंग हो जाती है? करेक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम इसको करेक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जिससे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होती है, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं? ट्रू एंड फेयर हो जाते हैं। ये मैंने आपको जो बातें बताई, क्या ये सब थ्योरेटिकल बताई थी? द आंसर इज यस। फिर मैंने आपसे कहा कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फटाफट से बताओ। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमने आपको कहा दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास इन दैट सिचुएशन जो कॉस्ट होती है, जो अलाउएबल कॉस्ट होती है, इसके ऊपर एक परसेंटेज या फीस इज चार्ज्ड।
इसका कोई एक अमाउंट नहीं है, जितना खर्चा हम करेंगे उसके ऊपर कुछ फीस मिल जाएगी हमको। ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिस पर हमने कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रखी है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, या इनका दूसरा नाम है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जब बात करते हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी हमने आपके साथ दो बातें बताई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आउटकम इज नॉट सर्टेन? आउटकम का मतलब है हमें नहीं पता प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे को उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। हम प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं? हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई पैरा 31। हम 31 पैरा अप्लाई करते हैं। क्या हमने अपने पास इसके अंदर ये कहा कि हम ये लेटर डिस्कस करेंगे? द आंसर इज यस। और ये भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, तो यानी ये चर्चा मेरी बाद में आ जाएगी। तो दूसरा सिचुएशन कौन सी हो गई? आउटकम कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। जहां पर आप उसकी आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ऐसे में अप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड किस पैरा में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एज पर पैराग्राफ नंबर 21। हम 21 नंबर के हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं। अब बारी आ गई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में कि हम इसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जब लगाते हैं तो क्या होता है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मैंने आपके साथ पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको कहा कि इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है इसके कुछ एलिमेंट्स के ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ अभी तक। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि देयर आर सम स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो मुझे बताइए इसमें कितने स्टेप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया स्टेप नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप पर आप क्या करते हैं? जब आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर आप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप पर आप एस्टिमेट करते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या इसका दूसरा नाम क्या था? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सबसे पहले आप अपने पास डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री को कैलकुलेट करने के मुझे बताओ कौन से तरीके थे? हमने कॉस्ट बेसिस पर डिग्री को कैलकुलेट किया था। मुझे बताओ, कॉस्ट बेसिस पर जब आपने कैलकुलेट किया था तो आपने एक फॉर्मूला लगाया था। वो फॉर्मूला क्या था जो हमने जिससे हमने डिग्री कैलकुलेट की थी? तो हमने कहा जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड है, ये कौन सी वाली कॉस्ट लेते हो? क्यूमुलेटिव। कौन सी कॉस्ट लेते हो? क्यूमुलेटिव, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट्स। तो हमने कहा इससे आपके पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकल आती है। क्या इसको निकालने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? हां, कुछ और भी बातें हो सकती हैं, वो हमने अभी तक आपके साथ नहीं करी। हमने खाली इतना पार्ट डिस्कस किया। फिर हमने आपसे कहा स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट करो प्रॉफिट्स और लॉस। तो मुझे बताओ, क्या आप हर साल के लिए करोगे? हर साल के लिए आप अपने पास कैलकुलेशन करोगे क्यूमुलेटिव
अर्लियर ईयर्स और करंट ईयर्स करोगे। आप अपने पास इसको निकालने के लिए ईयर 1 का मुझे बताओ रेवेन्यू कैसे निकालते थे। तो रेवेन्यू का आप कौन सा एस्टीमेट लेते थे मुझे बताओ। क्या आप उसका रेवेन्यू का बेस्ट एस्टीमेट लेते थे। व्हेन आई से बेस्ट एस्टीमेट तो इसका मतलब बिगिनिंग का एस्टीमेट बेस्ट होगा या एंड का एस्टीमेट बेस्ट होगा। हम कब बेस्ट एस्टीमेट बोलते हैं, हमारा अनुमान कब सर्वोत्तम माना जाएगा, एंड का। तो बेस्ट एस्टीमेट का रेवेन्यू ले लो, मल्टीप्लाई कर दो बीच में किससे, डिग्री से, तो क्या रेवेन्यू निकल आएगा। इसके अंदर से क्या माइनस कर दोगे, जो कॉस्ट इनकर्ड है, तो क्या निकल आएगा फटाफट से बताओ। तो बैलेंस निकल आएगा आपके पास प्रॉफिट और लॉस। आप ये हर साल के लिए करेंगे और क्या उसमें से अर्लियर ईयर का डेटा माइनस करते जाएंगे, जो पिछले साल का क्यूमुलेटिव डेटा वो माइनस करते जाएंगे, तो क्या करंट ईयर का डेटा निकल आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट ईयर का डाटा आएगा। इस फॉर्मेट से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने कहा कि इसके अलावा इसमें एक स्टेप थर्ड भी होती है। वो क्या होती है, हमें प्रोविजन बनानी पड़ती है, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, या इसका एक और भी नाम है फोर सीएबल लॉस। तो हम एक प्रोविजन भी बनाते हैं। ये प्रोविजन किस पैराग्राफ में बनती है मैं भूल गया। ये प्रोविजन, वेरी गुड गर्वित, रोहित, तान्या, कृष्णा, खुशी, अनामिका, श्लोक 35 में बनती है। ये मैंने आपके साथ अभी कवर नहीं की है। फिर मैंने कहा इसके बाद क्या हमें अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाकर दिखाना पड़ता है। द आंसर इज यस। हमने आपके साथ ये भी अभी डिस्कस नहीं किया है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स का मतलब है कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं बताया। ओ माय गॉड। और मीनिंग ऑफ कॉस्ट, भाई कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या है, कॉस्ट इनकर्ड में क्या आता है, हमने आपके साथ ये भी अभी डिस्कस नहीं किया। नोटिस कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद, कि भाई कितनी सारी बातें हमने भी आपके साथ करी नहीं। तो हमने तो आपके साथ सिंपली डिस्कस किया कि भाई ऐसे डिग्री निकालो, ऐसे करके प्रॉफिट निकालो, इतना ही किया हमने। फिर मैंने आपके साथ कहा क्या इसके बाद भी कोई स्टैंडर्ड है। हां, इसके बाद भी एक स्टैंडर्ड का पार्ट है, उसे बोलते हैं सेगमेंटिंग एंड कंबाइनिंग, जो हमने भी बाद में डिस्कस करना है। और हमारा स्टैंडर्ड कुछ डिस्क्लोजर्स की भी बात करता है, जो हमने बाद में करना है। क्या आपको एक छोटे में ही सारा का सारा स्टैंडर्ड भी दिख गया और रिवीजन की रिवीजन हो गई। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया कि हमारे पास अभी भी इस स्टैंडर्ड में क्या क्या बचा हुआ है। और इसके अलावा भूल मत जाना, आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से तो किताब के सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, किताब के सारे क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको बता रखी थी। मुझे बताना क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। कोई भी क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन बट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप मुझे बताओ। क्वेश्चन को सबसे पहले आपने क्वेश्चन को जब रीड करना है तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या, आपको क्लियरली वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना है। हो जाए अंडरस्टैंड तो ओके, और अगर नॉट ओके तो आप क्या करोगे। अगर मान लो अंडरस्टैंड हो जाए तो ठीक है, अगर ना अंडरस्टैंड हो तो क्या करोगे, मेक टाइमलाइन। क्या ये प्रैक्टिस के साथ बात समझ में आएगी। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो पता चलता जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन को रीड करते वक्त हमेशा क्या रीड करनी चाहिए,
डिमांड ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो मुझे फटाफट से बताओ क्वेश्चन की डिमांड क्या हो सकती है। क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट करो, तो सारे बच्चे बताओ प्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट करो, तो वर्ड प्रेजेंट यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, क्या प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट का मतलब है आपने अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस या क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन आपको कहता है एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर क्या ज्ञान देना पड़ेगा मुझको, फटाफट से बताओ, क्योंकि एक्सप्लेन लिखा है तो ज्ञान देना पड़ेगा। हां, ज्ञान के साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या देंगे, या तो देंगे लेजर्स या देंगे जर्नल, यानी कि ये हो गया हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में आ जाता है कि आप कोई जजमेंट दो या कमेंट करो या कंक्लूजन दो या अपना ओपिनियन दो, तो इनमें आपको क्या करना है, ज्ञान देना है, तथा आपने इसमें भी कंक्लूजन देना है। मैं जब ज्ञान बोलता हूं तो ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान का मतलब है एएस के नंबर, एएस का नाम तथा एएस में क्या लिखा है, इसे बोलते हैं ज्ञान, कि आपको यह ज्ञान अपने पास वहां झाड़ना जरूरी है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में रॉ थ्योरी भी आ सकती है। रॉ थ्योरी मतलब उसने वैसे ही आपसे सिंपली एक कोई बात कह दी, जरा आप ये बता दीजिए हमको, वो कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस, या जो आपके 11th क्लास में आता था, क्या वो भी आपसे पूछ सकता है। तो आप ऐसे में अपने पास क्या करें, जैसे क्लास 11th में थ्योरी लिखते थे ना अपने पास, वैसे थ्योरी लिखो। आमतौर पे इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए भी कह सकता है, या कोई स्टेटमेंट बनाने के लिए भी कह सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपसे कोई लेजर ही मांग ले, वो कहे जी इसका लेजर बनाकर दिखाओ, या आपको वो कह सकता है इसका जर्नल बताओ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने पास फॉलो करेंगे उसका फॉर्मेट्स। चाहे जर्नल है तो अच्छा, जर्नल का फॉर्मेट ऐसे मत कहना कि सर जर्नल का फॉर्मेट है तो लाइनें लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। फॉर्मेट का मतलब है कि आपने लाइनें नहीं भी लिखी तो दिखना जर्नल की तरह चाहिए। ओके, या लेजर में आपने लाइनें नहीं भी खींची तो दिखना लेजर चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट, कैलकुलेशन, ये सब आपको अपने पास करना पड़ सकता है। ये बातें क्या AS7 की हैं? द आंसर इज नो। ये पूरे के पूरे कोर्स पर अप्लाई होंगी। ओके, तो कल हमने आपके साथ ये पढ़ा था।